Good morning, students. Today we are starting chapter 17, Elements of Weather and Climate. In this chapter, we will learn about the elements of weather and climate, atmospheric temperature, measurement of temperature, global distribution of temperature, and winds and its various types. Okay. First of all, we will study about the weather. What is weather? Weather एटमॉस्फेयर का एक ऐसा कंडीशन है जो एक पर्टिकुलर एरिया में शॉर्ट पीरियड के लिए एक जैसा रहता है. ये डे टू डे भी चेंज हो सकता है या फिर एक ही दिन में कई बार चेंज हो सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए कि एक ही शहर में आज अगर ब्राइट सनी डे है तो अगले ही दिन हो सकता है कि तेज़ बारिश होने लगे या फिर क्लियर स्काई अभी दिख रहा है आपको दोपहर के टाइम पर और शाम तक तेज़ हवाएं चलने लग जाएं. तो वेदर जो है कांस्टेंट नहीं रहता है. ठीक है. हम क्लाइमेटिक कंडीशन किसी प्लेस का यहाँ पर जब अराइव करते हैं तो डेली वेदर रिकॉर्डिंग को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड्स है ना. सेवरल ईयर्स तक हम इसको जब देखते हैं कि एक प्लेस पर जो वेदर की कंडीशन है वो किस तरह की लॉन्ग पीरियड तक बनी हुई है ना. तो जब एवरेज वेदर कंडीशन जो है एक ही जैसी बनी रहती है लगभग 25 से 30 सालों तक किसी जगह पर, तो वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है. ठीक है. जो क्लाइमेट है किसी प्लेस का वो परमानेंट नेचर में होता है और ये वेदर की तरह बार बार चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया एक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है यहाँ पर और एंटार्क्टिका जो है यहाँ पर पोलर क्लाइमेट है. क्लाइमेट जो है वो भी हमारी लाइफ को कई तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करता है. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, जैसे घर में हम रहते हैं, जिस तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ये इन सब को इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट. जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं वो लगभग सेम होते हैं. कौन से हैं वो? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड क्लाउडीनेस. इनमें से टेम्परेचर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है क्लाइमेट का. तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. हमारे अर्थ पे हीट और लाइट इसकी खुद की नहीं होती है, ये सन से अपनी हीट और लाइट रिसीव करता है. सरफेस का जो टेम्परेचर है जो सन से मिलता है वो एस्टिमेटेड 6000 डिग्री सेल्सियस है. अर्थ जो है इस 150 मिलियन के डिस्टेंस पर सन है इसके, है ना. मतलब अर्थ से जो सन का दूरी है कितना है? 150 मिलियन माइल्स. सन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है जिसे सोलर रेडिएशन कहते हैं. अर्थ टोटल सोलर रेडिएशन का एक फ्रैक्शन ही रिसीव करता है. जो रेडिएट एनर्जी है सन की उसे आइसोलेशन कहते हैं. ये जो इंसोलेशन है ये ड्राइविंग फोर्स से आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. जो इंसोलेशन है वो वेरियस अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर टाइम टू टाइम और साल में कई बार ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में रहती है. जो मोर इंसोलेशन रिसीव होता है जहाँ पर वो है इक्वेटर, है ना. इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है और पोल्स में सबसे कम इंसोलेशन रिसीव होती है. जो अमाउंट है इंसोलेशन का वो अर्थ के सरफेस पर जो पहुँचता है वो डिपेंड करता है कि सन की रे का जो इंक्लिनेशन है ना, और डे लाइट का जो ड्यूरेशन है वो कितना है. ठीक है. तो इस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या रहेगा अर्थ का. ठीक है. फिर है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टेम्परेचर का? अर्थ जो है 3 हीट जोन्स में डिवाइडेड होता है ना. इंसोलेशन जो रिसीव करता है अर्थ उसके बेस पर 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है. 3 हीट जोन्स में टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हीट जोन का दिया गया है एग्जाम्पल, उसकी बाउंड्रीज भी दी गई हैं. जो टॉरिड जोन है वो डायरेक्ट सन रेज रिसीव करता है और इसीलिए हॉटेस्ट जोन होता है वर्ल्ड का, जबकि फ्रिजिड जोन जो है कोल्डेस्ट होता है क्योंकि ये यहाँ पर जो सनलाइट है वो स्लांट होता है, स्लांटली ये सनरेज को रिसीव करता है. जो टेम्परेट जोन्स हैं वो ना तो बहुत गर्म होते हैं और ना ही बहुत ठंडे होते हैं.
ठीक है। अब है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसे थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर एक नैरो ग्लास ट्यूब होती है जो ग्रेजुएटेड और फिल्ड होती है मरकरी से या फिर अल्कोहल से, और ये इसमें ये जिस प्रिंसिपल पर काम करती है, इसका सिद्धांत जो है वो ये है कि मरकरी जो है एक्सपेंड होती है जब वो गर्म होती है और कंट्रास्ट होती है जब वो ठंडी होती है। तो दो डिफरेंट स्केल्स हैं हमारे पास, एक फ़ारेनहीट और एक सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फ़ारेनहीट थर्मामीटर में 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम इसको सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहीट को या फिर वाइस वर्सा के अकॉर्डिंग। इसको हम सिंपल फार्मूला के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। C/5 = F - 32/9 ये फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले के तहत हम फ़ारेनहीट रीडिंग को हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एयर में प्रेशर होता है ना, दबाव होता है एयर में। अर्थ के सरफेस के ऊपर हर चीज़ जो है वो अर्थ के प्रेशर के एयर के प्रेशर के कारण ही एग्जर्ट होती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर का, है ना, वो लोअर एयर के ऊपर रहती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ एयर के रूप में डिफाइन करते हैं, जो इसका जो वेट है एक पर्टिकुलर प्लेस पर अर्थ के सरफेस पर, उससे ये डिफाइन की जाती है। ठीक है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम किस रूप में डिफाइन करते हैं? एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ एयर ड्यू टू इट्स वेट एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस एक पर्टिकुलर अर्थ के सरफेस पर जो एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, वहाँ पर एयर कॉलम के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसका वेट जो है उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, और यूनिट जिसमें हम एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं उसे हम मिलीबार्स कहते हैं। ये मेजरिंग यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने की। दो तरह के बैरोमीटर होते हैं, मरकरी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ की सरफेस पर वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं रहता है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। एल्टीट्यूड और टेम्परेचर जो है प्लेस का, और वाटर वेपर की प्रेजेंस जो होती है अर्थ में, और अर्थ का रोटेशन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, एक बार जब हम ऊपर चले जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो जो डेंसिटी है एयर की वो घटने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है, और इसी तरीके से जो प्रेशर है इससे एग्जर्ट होता है, इसी तरीके से इसका प्रेशर भी एग्जर्ट होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो एयर है वो एक्सपेंड होती है और इसकी डेंसिटी फिर डिक्रीज़ होने लगती है। इसका रिज़ल्ट ये है कि जो एयर है वो हल्की हो जाती है और कम प्रेशर एग्जर्ट करती है। इसके जस्ट ऑपोजिट जो कोल्ड एयर है वो डेंस्ड होती है, हैवी और हैवियर होती है, भारी होती है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है। एयर में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, है ना, एयर में वाटर वेपर ज़्यादा कंटेन होते हैं, जिसमें वो लाइटर होती है ऐसे एयर की तुलना में जिसमें कम वाटर वेपर होता है या फिर वाटर वेपर नहीं होता है। तो जो मॉइस्ट एयर है वो कम प्रेशर एग्जर्ट करती है देन ड्राई एयर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अर्थ के रोटेशन को भी अफेक्ट करती है। सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अर्थ के रोटेशन से भी अफेक्ट होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किसी प्लेस के वो क्लोजली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पर, ये हर प्लेस पर अलग अलग होती है। टाइम टू टाइम
प्लेस टू प्लेस इसका वेरिएशन अलग अलग है। कुछ पार्ट्स जो हैं अर्थ के वहाँ पर हाई प्रेशर एक्सपीरियंस होता है और कुछ पार्ट्स में लो प्रेशर जो है एक्सपीरियंस किया जाता है। ये जो रीजन्स हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, और ऐसे रीजन जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स दिए हुए हैं अर्थ के नीचे। पहला है द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स डोल्ड्रम्स। इक्वेटर के पास के जो एरिया होते हैं, इक्वेटर के आसपास का जितना भी पार्ट है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है जिसे डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर है द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, देन द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि ये जो 4 प्रेशर बेल्ट्स हैं वर्ल्ड में यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में, जिसे डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। ये जो बेल्ट है नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर से 5 डिग्री की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है पूरे साल इस बेल्ट में, तो इसलिए इस बेल्ट में हाई टेम्परेचर के कारण एयर एक्सपेंड होती है और ऊपर की तरफ राइज होती है और लो प्रेशर बेल्ट बनाती है, जिसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। दूसरा है द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ पर होता है? ये जो बेल्ट्स हैं वो नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर से 30 और 35 डिग्री के बीच में होते हैं। यहाँ पर जो एयर है वो हीट अप होती है और ऊपर की तरफ राइज होती है और पोल्स की तरफ फिर जाती है। ये जब ये पोल्स की तरफ जाती है तो धीरे धीरे वहाँ पर ठंडी होने लगती है और सिंक होने लगती है। सिंक होकर के ये नीचे की तरफ आती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, जहाँ पर ये हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म करती है दोनों ही हेमिस्फीयर में। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसे कभी कभी हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये इक्वेटर से 60 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में सिचुएटेड होता है और अर्थ के रोटेशन के कारण ये कॉज होता है ना। ये एयर की मूविंग के कारण कॉज होता है, एयर की मूवमेंट के कारण ये बनता है। हाई प्रेशर एरिया से जो एयर मूव करती है और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में जाकर के मीट होती है। इसका रिजल्ट ये है कि जो राइजिंग ऑफ एयर है जो लो प्रेशर बेल्ट बनाती है इस रीजन में। फिर है द पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। जैसा कि इसका नाम है, इसमें ये पोल्स पे सिचुएटेड होता है। जो दोनों पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर सिचुएटेड होता है। यहाँ पर जो एयर है पोल्स पर वो बहुत कोल्ड है, डेंस है और हैवी होती है। ये बहुत ही कम अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव करते हैं। जो सन रेज है वो स्लंट होती है इन पोल्स पर। जो हैवी एयर है वो एक्यूमुलेट होती है यहाँ पर और हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बनता है पोल्स के ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना ज़रूरी है इन प्रेशर बेल्ट्स के बारे में अर्थ के ऊपर, वो ये है कि इन बेल्ट्स का जो लोकेशन होता है वो कभी फिक्स नहीं होता है। ये साउथ और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे ये भी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर है विंड सिस्टम। विंड जो है एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का जो अर्थ की सरफेस के तरफ चलती है। विंड अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्शन में ब्लो होती है। जो विंड है, विंड जो ब्लो होती है ईस्ट से उसे ईस्ट विंड कहते हैं। जो विंड्स हैं वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो होती हैं। जो स्पीड होती है विंड की या जो वेलोसिटी होती है विंड की वो डिपेंड करती है डिफरेंट जो दो प्लेसेस के बीच में जो डिफरेंस है प्रेशर का उस पर डिपेंड करती है कि विंड की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी।
जो अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है प्रेशर का दो प्लेसेस के बीच में, तो जो विंड की स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो सोलर इंसोलेशन है वो यूनिफॉर्मली रिसीव नहीं होती है अर्थ पर, एक जैसा अर्थ का सन का रेज नहीं मिलता है अर्थ पे। तो जो इंसुलेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाई या फिर लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए अर्थ पर। इसी तरीके से जो विंड की डायरेक्शन है वो अर्थ की रोटेशन, जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, उससे ये इन्फ्लुएंस होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। जो विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो अपने राइट से डिफ्लेक्ट होते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट से डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम विंड की वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि विंड कितने टाइप के होते हैं। विंड्स पहले प्लैनेटरी विंड्स हैं। प्लैनेटरी विंड्स क्या होते हैं? ऐसे ये जो विंड्स होते हैं इन्हें परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है। ये जो विंड्स हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली पूरा साल ब्लो होते हैं। परमानेंट प्रेशर बेल्ट जो है अर्थ के सरफेस पर, इसके कारण इस तरह की विंड का मूवमेंट होता है। परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, द ट्रेड विंड्स, द एंटी ट्रेड विंड्स और द पोलार विंड्स। ठीक है, ट्रेड विंड्स क्या होते हैं? ये विंड्स जो हैं वो मेनली ट्रॉपिकल जोन में से सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इक्वेटोरियल रीजन में ब्लो होते हैं। ये जो विंड्स हैं हालांकि सेम डायरेक्शन में सेम ट्रैक पर पूरा साल ब्लो होते हैं और इन्हें ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ट्रेड विंड जो है वो हैवी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईस्टर्न कोस्ट में, कॉन्टिनेंट के जो लाई होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के साथ साथ। जो ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ब्लो होते हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से साउदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो होते हैं। फिर है एंटी ट्रेड विंड्स। ये जो विंड्स हैं इन्हें वेस्टर्लाइज विंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो होते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो होते हैं, है ना। ये जो विंड्स हैं वो ट्रॉपिकल हायर प्रेशर रीजन से सब पोलार लो प्रेशर रीजन की तरफ ब्लो होते हैं और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो होते हैं। ये जो विंड्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट में रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पूरे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स में वेस्टर्न कोस्ट पर इस तरह की विंड चलती है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है ड्राई रहता है इसके कंपैरेटिवली। फिर है पोलर विंड्स। पोलर विंड्स क्या होते हैं? ये जो विंड्स हैं वो हायर प्रेशर पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ, लो प्रेशर के सब पोलर रीजन की तरफ ब्लो होते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से साउदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो होते हैं और एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं। फिर है पीरियोडिक विंड। ये जो विंड्स हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेगुलरली ब्लो होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में या फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डे में या फिर स्पेसिफिक ईयर में, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक पीरियड में ये ब्लो होते हैं, इसीलिए इन्हें पीरियोडिक विंड्स कहा जाता है। लैंड और सी ब्रीजेस जो होते हैं मानसून के, वो इसी तरीके की विंड्स का एग्जाम्पल होते हैं। सी ब्रिज और लैंड ब्रिजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सी ब्रिजेस क्या होते हैं? ये जो विंड्स हैं वो सी से लैंड मास की तरफ दिन के समय पर ब्लो होते हैं। सन की रेज जो होती हैं वो लैंड को ज़्यादा जो हीट है, सन की रेज की जो हीट है वो लैंड को ज़्यादा तेज़ी से गर्म करती हैं सी वाटर की अपेक्षा। तो जो एयर है लैंड के ऊपर का वो हॉट हो जाता है और हॉट होकर के थिन हो जाता है और ये थिन होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है स्काई में और लो प्रेशर रीजन क्रिएट करता है लैंड पर। जो सी है कंपैरेटिवली कूल रहता है अर्थ से, तो जो एयर है सी के ऊपर वो लैंड की तरफ गैप को फिल करने के लिए मूव करने लगती है। ये सी ब्रिजेस जो हैं ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को जो कोस्टल रीजन में है। फिर है लैंड ब्रीज।
रात के समय पर जो लैंड है वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडी होती है देन द सी, है ना। यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है लैंड पर और लो प्रेशर होता है सी पर। तो एयर जो है वो लैंड से सी की तरफ नाइट में ब्लो होती है, इसे लैंड ब्रिज कहा जाता है। लैंड और सी ब्रिज जो है ये विंड के साइकिल हैं, एक साइकिल में काम करते हैं और ये कांस्टेंट मूवमेंट होता है विंड का सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग। फिर है मॉनसून विंड। जो मॉनसून टर्म है ये अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीज़न। हमारे देश में बेसिकली सीजनल विंड्स जो हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं और हर सीज़न में चेंज होते रहते हैं। मॉनसून विंड्स जो हैं वो लैंड और सी ब्रीज की तरह ही सिमिलर होते हैं उनसे बिल्कुल, लेकिन लार्ज स्केल में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो विंड्स हैं वो भी एयर प्रेशर के वेरिएशन के कारण डेवलप होते हैं सी पर और कॉन्टिनेंटल मास पर। लैंड और सी ब्रिजेस जो हैं वो स्मॉल एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लो होते हैं, जबकि मॉनसून विंड्स जो हैं वो एक बहुत बड़े एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज़्यादा समय के लिए ब्लो होते हैं। जो मॉनसून विंड्स हैं वो सी से लैंड की तरफ 6 मंथ तक ब्लो होते हैं और लैंड से सी की तरफ अनदर 6 मंथ्स तक ब्लो होते हैं। ठीक है, तो जो मॉनसून विंड्स का फ्लो है उसके बेसिस पर इन्हें कैटेगराइज किया गया है समर मॉनसून और विंटर मॉनसून में। ठीक है, तो ये जो मॉनसून द फॉर्मर ब्लो ये जो मॉनसून है वो मेनली ट्रॉपिकल रीजन से अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन से स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ से ये ब्लो होते हैं। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है मॉनसून विंड्स पर, और जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो भी मॉनसून पर डिपेंड होती हैं रेनफॉल के लिए। इंडिया को मॉनसून विंड से ही यहाँ पर रेनफॉल मिलता है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ। बाकी का जो हाफ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इतना जो है इसे आप बहुत ही अच्छे से रीड कीजिए और रीड करके बहुत केयरफुली इसको सुनिए वीडियो को। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इसका कवर करूँगी। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।